जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम के हम सफल सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिससे काफी ज्यादा आपको घबराहट होती है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अकाउंटेंसी 12th बोर्ड एग्जाम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट को किस स्ट्रेटजी किस प्लान के साथ आप पढ़ें ताकि आप 100% उसमें अचीव कर सके और 100% मार्क्स पाने की ओर बढ़ सके। कहने का मतलब है कि केवल 100% की ओर नहीं, जिस बच्चे ने 0 लेवल की भी प्रिपरेशन की होगी उसको भी ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सारे टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बस सिस्टमेटिकली आपको 1 by 1 उसको देखना है। हम आपको बताएं अकाउंटेंसी में जो आपका एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। उस 80 मार्क्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सही करना है। और आप अगर ले चुके होंगे बुक्स या सिलेबस आपके पास होगा तो सिलेबस में आपने देखा होगा 3 मोटी मोटी किताबें, 3 पार्ट में पूरे सिलेबस को कैटेगराइज किया गया है। उस मोटी किताबों से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसको ऐसे आप समझिए जैसे किसी इंसान का नाम क्या शेर सिंह रखा गया हो। अब आपको शेर सिंह नाम सुनने से लगेगा कि वो काफी हट्टा कट्टा या मजबूत आदमी होगा, लेकिन एक्चुअल में वो पतला दुबला सा व्यक्ति है। तो इस तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं। अकाउंटेंसी की 3 मोटी किताबें आपको देखने में ज्यादा लग सकती हैं कि बहुत ज्यादा टफ होगा, या आप पहले के लोग जो आपको बता सकते हैं कि हाँ जिससे आपको घबराहट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसी घबराहट उसी परेशानी को कम करने के लिए सिस्टमैटिकली हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि किस टॉपिक से किस बुक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम पूरे 12th अकाउंटेंसी की बात करें तो इस पूरे 12th अकाउंटेंसी में सबसे पहली बुक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हम बताएं इससे पहले 11th क्लास में जो आप पढ़ चुके हों, 11th क्लास में आपने बेसिक अकाउंटेंसी यानी आपने बेसिक रूल्स रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी या बेसिक जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा। लेकिन वहां पे जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडरशिप यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि वहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये काफी टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे। इन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनका कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या कितने किसके मालिक होते हैं, कितने नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन वहां पे था। अब अगर आप 11th क्लास से 12th में आ रहे हैं तो 11th क्लास में आपने अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग में आपने देखा कि सोल ट्रेडरशिप की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सोल ट्रेडरशिप का मतलब जिसमें सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। यहाँ पे आज हम लोग जब 11th से 12th में आ चुके हैं तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम कहें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में या अकाउंटिंग फॉर कंपनी में क्या नई बातें हो सकती हैं, आप जनरली ऐसे सोचिए कि इससे पहले जो आप अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स सीख चुके हैं या कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेमेंट, इस सभी की जनरल एंट्री, लेजर का प्रोसीजर, ट्रायल बैलेंस का प्रोसीजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोसीजर या मेथड या रूल्स नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ पे आपको नई चीजें क्या मिलने वाली हैं कि जब किसी ओनर के बेसिस पे बिजनेस का कैटेगराइजेशन हम देख रहे हैं तो उन्हीं ओनर्स के बेसिस पे क्या क्या अकाउंटिंग मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें 3 बातें हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा हुआ। पहला फंडामेंटल या बेसिक्स में हम लोग देखेंगे कि जब किसी पार्टनरशिप में कोई एक से ज्यादा ओनर होंगे, वहां पे जब एक से ज्यादा ओनर होने के केस में वहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन एक नया अकाउंट बनता है। उस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, क्या मेथड्स हैं, क्या क्या नए नए आइटम्स आने वाले हैं। फिर चूंकि यहाँ पे 2 or more पर्सन होंगे, 2 से अधिक लोग ओनर्स होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज सीखेंगे और कि पार्टनर्स के कैपिटल यानी पार्टनर्स कितना पैसा बिजनेस में लगाता है या वो कितनी ड्रॉइंग्स करता है, उसके लेखा जोखा यानी उसके रिकॉर्ड्स को, उसके हिसाब किताब को प्रॉपर्ली मेंटेन करना जरूरी है। अदरवाइज डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और पार्टनरशिप में डिस्प्यूट होने की वजह से पार्टनरशिप को बंद करना पड़ सकता है। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, साथ ही साथ पार्टनर से रिलेटेड अदर आइटम्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, रेंट टू पार्टनर हो गया, पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट हो गया, ये सारी बातें, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर्स को, इन सभी बातों को हम लोग फंडामेंटल्स में देखेंगे। फंडामेंटल्स के बाद अगर हम आगे बढ़े, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जब पार्टनरशिप की डीड यानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए। कब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकते हैं? जब उनके बीच में प्रॉफिट का रेशियो आपस में बदलेगा, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, या फिर मर्जर या डीमर्जर। मर्जर या डीमर्जर आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारे केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर किसी पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्लोज करना होगा, बंद करना होगा, तो उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो हम लोग डिसोल्यूशन वाले पार्ट में देखेंगे। कहने का मतलब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 30 मार्क्स का कवरेज है इसका, 30 मार्क्स में ये सारी बातें आपको देखना है। इस पूरे चार्ट को आपको एक जगह बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, जहां पे भी आप टेबल, अपनी स्टडी टेबल रखते हैं, वहां पे आप इसको लगाएं और कहां कहां पे आपने कितनी चीजें अचीव कर लिया, क्या क्या टारगेट सभी आपके बाकी हैं, क्या क्या अचीव कर लिया है, उन सभी बातों को 1 बाय 1 हर डे बाय डे एनालिसिस आप करते जा सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग फॉर कंपनी या एनपीओ, जो सेकेंड बुक है उनकी हमारी, उसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ का मतलब होता है कि एनपीओ अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट या अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करता है। एनपीओ के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसका क्या मेथड्स है, क्या क्या उसमें आइटम्स होते हैं, क्या क्या नए आइटम्स होते हैं, उसके टर्म्स को, सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के केस में शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके इशू करने का प्रोसीजर क्या है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स को कैसे इशू किया जाता है, क्या होता है। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारे टॉपिक को हम लोग को कंपनी की अकाउंटिंग या एनपीओ की अकाउंटिंग में हम लोग सीखेंगे। और जो थर्ड बुक है उसका 20 मार्क्स का कवरेज है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में देखेंगे हम लोग, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे टॉपिक मैं एक बार आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मोटा मोटा बना रहे कि हाँ कुछ ना कुछ हमने इस तरह का सुन रखा हुआ। ये पूरा चार्ट आपको याद दिलाएगा कि कितनी चीजें आपने कवर कर रखा हुआ, कितनी चीजें अभी आपको कवर करना बाकी है। इन्हीं सब चीजों को कवर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हमने बना रखा है, उसी के तहत हम आपको पढ़ाएंगे ताकि 0 लेवल से आप 100% तक कैसे पहुंच सकें। कि हमको पता है 11th क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई रहती, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को बेसिक से कवर करते हुए एकदम मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल तक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें उसके लिए स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या काम करते हैं, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। उसके सारे कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिकली आपको अंडरस्टैंड करना है, कंप्रिहेंड करना है, मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। वो कैसे आप करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अकाउंटिंग में बनाए गए हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वो सारे कॉन्सेप्ट किसी ह्यूमन बीइंग्स ने ही बनाया हुआ है, और वो ह्यूमन बीइंग अपने रेशनल या लॉजिकल माइंड से बनाया हुआ है। उस रेशनल लॉजिकल माइंड को आप अपने तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने तरीके से समझ के आप भी उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एसिमुलेट कर सकते हैं अपने माइंड में। कहने का मतलब सारे कॉन्सेप्ट की इजिली अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना पहला आपका टारगेट होना चाहिए जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं। तो दूसरा आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एनालिटिकल एंड इनोवेशनल एप्लीकेशन। एनालिटिकल एंड इनोवेशनल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उसमें कुछ नए मेथड्स या नए आइडियाज को कैसे इन्वॉल्व करना है, उसके बारे में यहाँ आपको सोचना है। हम आपको अकाउंटेंसी 12th बेसिकली 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दें कि हर कॉन्सेप्ट को इजीली हम लोग समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग उस पे 2 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट आप अपनी तरफ से ऐसे करेंगे कि उसको आप इलस्ट्रेशन देख के भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको आप एकदम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करेंगे। ये दोनों काम करने के बाद आपको स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन टेस्ट, मतलब आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन उस टॉपिक को लेकर कितनी स्ट्रांग है या उस पर पकड़ आपने कितनी बना रखी है। इस चीज को देखने के लिए एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन टेस्ट हम डिजाइन करेंगे। उस पे आपको टेस्ट देके आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो पाई है, कितनी प्रिपरेशन अभी उसमें बाकी है। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इकट्ठा बर्डन से बचना है कि आपका बर्डन इकट्ठा हो। पूरा अगर अकाउंटेंसी 12th के सिलेबस की बात करें तो 50 डेज का सिलेबस है,
वो 50 डेज बोर्ड एग्जाम के टाइम नहीं आने चाहिए, वो 50 डेज पहले आने चाहिए, ताकि आप पहले से जब कवर किए रहेंगे तो आपका दिमाग प्रेशर में नहीं रहेगा, और जब प्रेशर में नहीं रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल्स को समझना है, फिर आपको अपने आप का इवैल्यूएशन करना है। ये तीनों बातें जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है ऐसे टहलते हुए कि क्या उसमें स्पेसिफिक बातें बताई गई, क्या बहुत कठिन बातें हैं जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि सारी चीजें बहुत इजीली हमको समझ में आ रही है और सभी चीजें हम कर पा रहे हैं। बस छोटे छोटे काम, तीनों बुक को इकट्ठा सोच के आप अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। एक एक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 और सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपको 2 नोटबुक के साथ रहना है। 2 नोटबुक, एक नोटबुक में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, सभी अकाउंटेंसी के जितने भी चैप्टर्स हमने लिख रखे हैं इन सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। दूसरी कॉपी या दूसरी नोटबुक में हम लोग एनालिटिकल या इनोवेशनल एप्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन टेस्ट भी उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दोनों कॉपियों को साल भर आपको पर डे इस पे कुछ ना कुछ वर्क करना है, और वर्क आपको आधे घंटे से 1 घंटे करना है। मिनिमम आधे घंटे अगर आप करते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले, जितना आप सोचे नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि इस चैनल पे जुड़े रहें, और इस चैनल की जो भी जानकारी होती है, किसी भी प्रकार के डाउट्स को आप कमेंट में लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, और किसी प्रकार की एजुकेशनल प्रॉब्लम को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरह की सीरीज हम चला रहे हैं यहाँ पे। BHU BCom एंट्रेंस की एक सीरीज चल रही है, साथ ही साथ 11th जो नए बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए एक अलग सीरीज, और 12th बोर्ड एग्जाम कॉमर्स के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो इन तीनों चीजों को जिस लोगों को जरूरत हो उनको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें और शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट वो मिल सके। थैंक यू सो मच।